सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको जिस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं वह है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ स्वयं में पूर्ण और स्वतंत्र होती हैं। अधिकांश लोकोक्तियाँ तुकांतर या काव्यात्मक होती हैं और पूर्ण अर्थ रखती हैं। ये लोगों के दीर्घ अनुभव पर आधारित होती हैं। बच्चों, लोकोक्तियाँ दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक जमा उक्ति, जिसका अर्थ है समाज में प्रचलित ऐसा कथन जिसकी पुष्टि उपदेशों के लिए हो, अर्थात ऐसे कथन जो समाज में विख्यात हो गए हैं और एक उपदेश हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हम उसको लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति की परिभाषा किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को हम लोकोक्ति कहते हैं। बच्चों, लोकोक्ति अत्यधिक ही भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग भाषा को सजीव, सशक्त व सरस भी बनाता है। अधजल गगरी छलकत जात। बच्चों, यदि अगर हम लोकोक्ति के शाब्दिक अर्थ को ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आधे जल से भरी हुई गगरी का पानी, गगरी का मतलब होता है सुराही या मटके का पानी, वह हमेशा चलने के उपरांत छलक छलक कर नीचे गिरता रहता है। बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ओछा आदमी दिखावा करता है, यानी कि जो निम्न स्तर का व्यक्ति है वह लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें बोलता है। आपको अगर इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना हो तो आप कह सकते हैं कि रहीमन दास के पास पैसा तो कम है, लेकिन वह दिखावा ऐसा करता है कि वह इस शहर का बड़ा ही धनवान व्यक्ति है। इसी को कह सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। या आप ये भी कह सकते हैं कि दो पंक्तियां तो लिखनी आती नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा लेखक समझता है। ठीक ही कहा है किसी ने, अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ है कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चिड़िया तो समय रहते ही सारा का सारा खेत चुग कर उड़ चुकी है। लेकिन इसका विशेष अर्थ है काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं। काम बिगड़ जाने के बाद यदि अगर कोई व्यक्ति यह पछतावा करता है कि उसने समय रहते हुए कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया, तो वह जीवन में सिर्फ पछताता रह जाता है, उससे उसे कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती। अगर हमें इसे वाक्य में प्रयोग करना है तो हम कह सकते हैं कि सारा साल तो तुम इधर उधर घूमते रहे और अब जब परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो तो दुख मना रहे हो। इसी को कहते हैं कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। या अगर आप इस चित्र पर भी ध्यान दें तो आप कह सकते हैं कि पहले तो मलिक साहब ने अपने व्यापार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पूरा व्यापार चौपट हो गया तो आज पछतावा कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, अब हम दूसरी लोकोक्ति देखते हैं। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यानी कि एक ही स्थान पर सभी व्यक्ति जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत यंत्रों को बजा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो हमारे को यही उत्तर मिलता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ है सबका भिन्न भिन्न मत। बच्चों, जब आपके घर में कोई भी वस्तु आती है तो पापा आप लोगों से पूछते हैं कि कौन सी कंपनी की वस्तु आनी चाहिए। तब आपका बड़ा भाई कहता होगा कि घर में सैमसंग का आना चाहिए कोई भी अगर
इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहा है। लेकिन अगर मम्मी से बात की जाए तो मम्मी एलजी के लिए बोलती हैं। हो सकता है कि आप किसी अन्य कंपनी का नाम लेते हो और पापा का सोचना किसी अन्य कंपनी के बारे में हो। तो यहाँ पर आप लोगों की, सभी बच्चों की, सभी परिवारजनों की अलग अलग डफली बज रही है और अलग अलग राग बज रहा है। यानी कि सबका जो सोचने का तरीका है और जो समझने का तरीका है वो है बिल्कुल ही अलग अलग है। अगर इस चित्र के आधार पर मैं अगर वाक्य बनाना चाहूं तो कह सकती हूं, सदन में अभी बिल पारित ही हुआ था कि सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बजाना शुरू कर दिया। एक पंथ दो काज। इस लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है कि एक रास्ता और दो प्रयोजन। बच्चों, यह लोकोक्ति अपना शाब्दिक अर्थ लुप्त कर चुकी है और एक विशेष अर्थ में हमारे सामने अर्थ प्रस्तुत करती है, अर्थात किसी काम से दोहरा लाभ होना। आप एक ही समय में एक कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को करने के उपरांत आपको दो फायदे हो रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक पंथ और दो काज। अगर आप चित्र के माध्यम से वाक्य बनाना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि मृणाल ने जब से संगीत सिखाना या नृत्य सिखाना आरंभ किया है तो उसका रोज अभ्यास तो होता ही है, उसे कुछ पैसों की प्राप्ति भी होती है। तो इसी को कहा जा सकता है एक पंथ और दो काज। या आप यह भी कह सकती हैं कि मैं किसी सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जा रहा हूं और अब मैं इस बहाने मुंबई घूम भी लूंगा। तो इसी को कहा गया है एक पंथ और दो काज। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बच्चों, इस लोकोक्ति का अर्थ है, अर्थात अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। जी बच्चों, किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति की मदद की आवश्यकता पड़ती ही है। मोदी जी ने कहा है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम इस देश को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। या आप यह भी कह सकते हैं कि मैंने मोहल्ले को साफ सुथरा बनाने की प्रतिज्ञा तो ली है, लेकिन इसमें सभी व्यक्तियों का मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आइए अब हम दूसरी लोकोक्ति देखते हैं। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। यानी कि आप आसमान से गिर गए हो और जाके खजूर के पेड़ में अटक गए हो। बच्चों, लेकिन यह लोकोक्ति अपना शाब्दिक अर्थ खो चुकी है और उसका विशेष अर्थ है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। बच्चों, हम कह सकते हैं कि सीता हरण के समय रावण अभी बड़ी मुश्किल से ही सीता का हरण कर पाया था कि जटायु से उसका युद्ध आरंभ हो गया। यानी कि वह आसमान से गिरा और खजूर में अटका। लेकिन बच्चों, यह दोनों कार्य ही रावण ने जो किए थे वो अनैतिक किए थे, लेकिन यहाँ पर उसकी सिर्फ मुसीबतों के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर आप अन्य वाक्य बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आकाश का क्रिकेट मैच था। वह दादी की आंखों से बच बचाकर अभी घर से बाहर ही निकला था कि पिताजी ने उसे गेट पर रोक लिया। इसी को कहा है कि आसमान से गिरा और खजूर में जाकर अटक गया। अपना हाथ जगन्नाथ। बच्चों, इस लोकोक्ति में अपने हाथों की कार्य क्षमता और अपने द्वारा किए गए कार्य को स्पष्ट किया जाएगा। इस लोकोक्ति का विशेष अर्थ है स्वयं किया गया कार्य अच्छा होता है। जी, मधुलिका कभी भी
किसी पर भी निर्भर नहीं रहती, क्योंकि वह जानती है कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। या आप कह सकते हैं कि देखो मनीषा, दूसरों के भरोसे जीना छोड़ दो, अपना कार्य खुद करना शुरू कर दो, क्योंकि तुमने सुना है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। अन्य लोकोक्ति है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। यानी कि एक तो करेला जिसकी अपनी ही प्रवृत्ति कड़वी होती है और उसके ऊपर नीम का लेप हुआ तो वह अपने आप में कितना कड़वा हो जाएगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पर भी यह इसका शाब्दिक अर्थ लोकोक्ति खो चुकी है और अब एक नवीन अर्थ में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। बच्चों, यह लोकोक्ति हमारे सामने जो विशेष अर्थ स्पष्ट करती है वह है, एक कमी थी दूसरी और हो गई। यानी कि आपके अंदर एक तो बुराई पहले ही थी और समय के चलते आप में दूसरी बुराई और आ गई। हम कह सकते हैं, अगर मैं वाक्य बनाऊं कि शर्मा जी के बेटे को पहले धूम्रपान की आदत थी, लेकिन अब वह मदिरा पान भी करने लगा है। इसी को कहा गया है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आप कह सकते हैं कि मेरे छोटे भाई को तेज तेज रोने की आदत थी, लेकिन अब वह झूठी शिकायत भी करने लगा है। तो एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी कि सभी एक ही थैली के हैं और सारे एक ही जैसे हैं। हमारे देश के सभी नेता एक जैसे हैं, जो अपना निजी फायदा ही सोचते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सभी नेता जो गण हैं वह एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं या एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले। अगर इस लोकोक्ति के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो यह होगा कि जो व्यक्ति कोयले का व्यापार करता है तो उसके हाथ काले हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, इसका वास्तविक और विशेष अर्थ है, अर्थात बुरे व्यक्ति के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। इसका हमें उदाहरण संजय दत्त के जीवन से मिलता है, क्योंकि संजय दत्त जो हैं वह बुरे व्यक्तियों के साथ बातचीत करते थे, उनका उठना बैठना था, इसलिए लोग भी उन्हें बुरा ही समझते थे। तो हम अगर इसको चाहें तो कह सकते हैं कि संजय दत्त बुरे व्यक्तियों के साथ उठते बैठते थे, इसलिए उन्हें भी लोग बुरा समझते थे। किसी ने सही कहा है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। या अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि काफी रात हो गई थी, इसलिए मैं मजबूरीवश उन लड़कों की गाड़ी में बैठ गया और पुलिस ने नशा करने के अपराध में जब उन्हें पकड़ा तो मैं भी फंस गया। किसी ने सही कहा है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती। जी, कभी भी अगर हम चाहें और एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करें तो वह कभी भी बजती नहीं है। लेकिन यह लोकोक्ति भी अपना शाब्दिक अर्थ खो चुकी है और विशेष अर्थ में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। झगड़ा केवल एक ओर से नहीं होता। जब मेरी और मेरी बड़ी बहन की लड़ाई हुई तो माँ ने हमें समझाया कि गलती तुम दोनों की है, क्योंकि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। या आप कह सकती हैं कि उसने तुम पर हाथ उठाया, तुमने भी अवश्य कुछ किया होगा, क्योंकि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी कि बरखा का अर्थ होता है बारिश होना और कृषि का मतलब होता है खेती बाड़ी, सुखाने का मतलब होता है सूख गई। कि बारिश होने से क्या फायदा जब कृषि ही सूख जाए।
लेकिन बच्चों, यह लोकोक्ति भी विशेष अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। इस लोकोक्ति का विशेष अर्थ है, काम बिगड़ने पर उपाय व्यर्थ है। यानी कि आपने समय रहते तो कार्य किया नहीं, और जब वह काम बिगड़ गया तो अब नाना प्रकार के उपाय कर रहे हो। राहुल पहले तो ढंग से पढ़ा नहीं, लेकिन जब वह फेल हो गया तो अध्यापकों के पास जा जाकर वह गिड़गिड़ा रहा है। किसी ने सही कहा है, का बरखा जब कृषि सुखाने। आप अन्य वाक्य चाहें तो कह सकते हैं, अब जब यह किताब बुरी तरह फट चुकी है तो तुम कवर लेकर आ गए हो। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी कि अब किताब जब फट चुकी है तब तुम उसे सजा रहे हो। खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कि पूरे पहाड़ को खोद डाला, लेकिन अत्यधिक मेहनत करने के उपरांत उस पहाड़ में से एक छोटी सी चुईया निकलकर भाग गई। लेकिन बच्चों, यह लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है। इसका विशेष अर्थ है, परिश्रम अधिक, परिणाम नगण्य। यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करना, लेकिन उसका परिणाम जो है वो बहुत ही छोटा सा निकलना, यानी कि बहुत ही कम फायदा होना। अगर आप चाहें तो वाक्य बना सकते हैं, 10 मील चलकर मेला देखने पहुंचे थे, पर वहां 2-4 दुकानों के सिवाय कुछ भी नहीं था। सही कहा है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। या आप कह सकते हैं कि हीरा लाल पूरा दिन इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन मात्र वह 5 रुपए ही दिन में कमा कर आया। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुईया। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यानी कि दो अलग अलग व्यक्तियों की मित्रता होना, क्योंकि राजा भोज जो थे वो अत्यधिक अमीर थे, लेकिन गंगू तेली की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही खराब थी। लेकिन यहाँ पर यह लोकोक्ति शाब्दिक अर्थ नहीं, हमारे सामने एक विशेष अर्थ प्रस्तुत कर रही है। दो असमान व्यक्तियों की तुलना। अरे भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? श्री कृष्ण और सुदामा की? यह तो वही बात हुई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यानी कि जो श्री कृष्ण थे वो द्वारका के राजा थे, और जो सुदामा थे वो बड़े ही एक गरीब ब्राह्मण थे। और उन दोनों की तुलना करना तो यही बात हुई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगर आप चाहें बच्चों तो अन्य वाक्य बना सकते हो। तुम विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर से इस छोला झाप डॉक्टर की तुलना करते हो। क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? आइए अब हम अन्य लोकोक्ति देखें। जैसा देश वैसा भेष। बच्चों, लेकिन यह लोकोक्ति भी अपना शाब्दिक अर्थ लुप्त कर चुकी है, और इसका विशेष अर्थ है, अर्थात देश काल के अनुरूप ढलना। बच्चों, अगर हम चाहें तो वाक्य बना सकते हैं कि रॉबर्ट जब से भारत आया है उसने श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को पूरा ढाल लिया है, और वह भगवा वस्त्र ही धारण करता है। किसी ने सही कहा है, जैसा देश वैसा वेश। या आप कह सकते हैं कि अरुणिमा की माता जी जब से लंदन गई हैं उन्होंने वहां की ही वेशभूषा धारण करनी शुरू कर दी है, और वैसा ही वह बोलती है। तो किसी ने सही कहा है, जैसा देश वैसा भेष। डूबते को तिनके का सहारा। यानी कि कोई डूब रहा है और एक तिनका डाल दिया उसको सहारा देने के लिए। लेकिन बच्चों, इस लोकोक्ति का विशेष अर्थ है, अर्थात आपत्ति में थोड़ी सी सहायता। मरियम अम्मा अत्यंत ही गरीब है और उन्हें अपने पुत्र को दूध पिलाना था।
इसलिए मोहन ने जाकर उन्हें कुछ पैसे दे दिए, जिससे उनकी मदद हो गई। किसी ने ठीक ही कहा है, डूबते को तिनके का सहारा। या आप कह सकते हैं कि पिताजी का व्यापार पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लेकिन उनके मित्र ने उनकी थोड़ी सी पैसे देकर मदद कर दी। इसी को कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। बच्चों, आप इन सभी लोकोक्तियों को ध्यानपूर्वक सुने व इसका अर्थ ग्रहण करें। धन्यवाद।